ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं बुद्धनमल घंटाला आज आपको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कल पढ़ा था। आज बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य। इधर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य। कल मैंने आपको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक है वो किस प्रकार से रुपयों का मुद्रण करती है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। यह एक बहुत ही अच्छा विषय है। अब पढ़ेंगे बैंकिंग कार्य में थोड़ा सा कल पेंडिंग रह गया था, वो बता देता हूं, उसके बाद कार्य बताऊंगा। तो हम जो भारतीय रुपए होते हैं 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, सब के ऊपर लिखा हुआ है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देने के लिए बाध्य हूं। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक लिखती है। क्या लिखती है? मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अब हम यहाँ पे प्रत्येक भारत का नोट होता है, उसमें ये लिखा हुआ है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जो भारतीय बैंक है वो कटिबद्ध है, वो बाध्य है कि जो कागजी मुद्रा है, हमारे पास जो कागजी मुद्रा है जितने भी है, हम कभी भी वो रुपए बैंक में जमा करवाते हैं तो हमें उसके बदले में उतने रुपए का सोना दिया जाता है। यह स्थिति कब आती है? यह स्थिति जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक अपने पास वो सोना नहीं रखती है तो हमारी व्यवस्था कभी भी चौपट हो सकती है। अब मान लो व्यवस्था चौपट हो गई, अब जो रुपए हमारे पास है वो हम जमा करवाएंगे तो उसके बदले में हमें सोना मिल जाएगा। सोना एक ऐसी धातु है जिसका मूल्य आदिकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। यह सिस्टम होता है। इस वजह से भारतीय रिजर्व बैंक पैसों का मुद्रण का पूरा लेखा जोखा रखती है कि आज तक हमने कितने रुपए छापे हैं। फिर जब नोटबंदी हुई थी उस समय जो भारत ने रुपए छापे थे उसके लमसम रुपए जमा हो गए। तो कहने का यह है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ने मान लो रुपए छापे हैं और मार्केट के अंदर उससे ज्यादा रुपए का चलन है, तो इसका मतलब है कि वो डुप्लीकेट मनी है।
वो किसी विदेश के अंदर रुपए छाप करके भारत के अंदर सप्लाई करते आ रहे। यह कई सालों से ऐसा चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। नकली नोट है वो धीरे धीरे पब्लिक में चला देते हैं, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो यह प्रत्येक नोट के ऊपर लिखा हुआ आता है, प्रत्येक नोट के ऊपर कि मैं इतने रुपए देने का वचन देता हूं। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक कहती है। यह बात बैंक की, यह बात बैंक की अदा करने की बाध्यता दर्शाता है। यह जो लाइन डाली हुई है अदा करने वाली, यह हमें ये बताती है, यह बैंक की अदा करने को बाध्यता दर्शाती है। यह बैंक है वो अदा करने का के लिए बाध्य है। इसलिए मान लो हमारा लोकतंत्र फेल हो जाता है, देश का विभाजन हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं, कोई क्रांति हो जाती है, लेकिन भारतीय जो मुद्रा है जितनी चलन में है उसका उस जितना सोना बैंक के अंदर रिजर्व में है, तो देश का कहीं विभाजन नहीं होगा। देश हमारा सुरक्षित है, क्योंकि जिन जो भारतीय क्षेत्र में है उनके पास जो रुपए हैं, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि व्यवस्था फेल हो गई तो भी भारतीय रिजर्व बैंक है वो एकदम सुरक्षित है, उसमें इतना सोना सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के आंदोलन की, टुकड़े बाध्यता, ऐसे विद्रोह होने की संभावना शून्य हो जाती है। यह बहुत ही अच्छी बात है। कई देशों में हुआ है रुपए का अवमूल्यन हो जाता है, जैसे रुपए की कीमत इतनी डाउन हो जाती है कि हम बाजार से सामान लेने के लिए जाते हैं तो हमें बड़े बड़े बैग ले जाने पड़ते हैं और उस बैग में थोड़ा सा सामान आता है। विश्व में कई देशों में ऐसी व्यवस्था कई बार हो चुकी है। तो इसके लिए यह बहुत ही जरूरी है। वर्तमान में हमारे भारत की व्यवस्था ऐसी है कि पॉकेट में पैसे ले जाओ, उससे बहुत सारा सामान आ सकता है। इसका मतलब हमारे देश का जो रुपया है उसकी कीमत अच्छी है। अब मान लो कीमत डाउन हो जाती है तो हम जो सामान्य किराना सामान है, आम दिन का जो सामान है वो लाने के लिए बाजार में जाएंगे तो बड़े बड़े थैले नोटों के भर के ले जाएंगे। तो उस स्थिति में उस मुद्रा का मूल्य बहुत ही गिर जाता है। कहीं विश्व में एक बार कई देशों में ऐसी घटना घटी है कि बाजार में सामान खरीदने के लिए गाड़ियों से बोरे पैसों के भर करके ले जाते थे और उनमें सामान कम आता था। तो वो स्थिति रुपए के अवमूल्यन की होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि एक ऐसी रिजर्व बैंक नहीं होती है जो कितने रुपए छापने हैं, क्या है, इस पूरी व्यवस्था की निगरानी रखती है, लेखा जोखा रखती है। इस वजह से ये सिस्टम बना हुआ है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक नहीं होती तो वो स्थिति आज भारत में हो जाती। इसलिए ऐसी स्थिति भारत में, जब तक भारतीय रिजर्व बैंक कायम है तब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आप आगे देखते हैं।
हाँ, अब एक बात और, सिक्के पर सिक्के व 1 रुपए के नोटों पर भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता। अब 1 रुपए का नोट है और सिक्के हैं, ये हमारी भारत सरकार ही जारी करती है। सिक्के और रुपए को छोड़ करके बाकी सारे रुपए हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, लेकिन सिक्के और 1 रुपए का नोट है ये केवल भारत सरकार जारी करती है और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक इसकी सहायता करती है। इसके अलावा सभी नोट भारतीय बैंक जारी करता है। तो सिक्के और 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, 200 का है, 500 का है, 2000 का है, यह सारे नोट हमारी भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। अब देखेंगे बैंक की कहानी। अब हम देखेंगे बैंक के क्या क्या कार्य है। तो बैंक पहला काम करती है जमा राशि पर, जमा राशि पर ऋण। जमा राशि पर ऋण। अब सरकार को बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है, तो यह रुपयों की व्यवस्था है वो बैंक करवाती है। बैंक क्या करती है कि फिक्स जो जनता का रुपया होता है जनता बैंक में जमा करवाती है और जनता को रुपयों के बदले उनको ब्याज भी मिलता है। तो जिन लोगों के पास पैसा है वो अपना बैंक में एफडी वगैरह बनाते हैं और उसमें बैंक हमें ब्याज देती है और वो सारा पैसा योजनाओं के काम आता है। तो बैंक का ये जमा राशि पर ऋण, जो जमा राशि होती है उसके ऊपर ऋण भी दे देती है। बैंक पैसे लेने का काम करती है और देने का भी काम करती है। तो जो बैंक के अंदर राशि जमा है, जनता की जो राशि जमा है उसके ऊपर बैंक ऋण भी दे देती है। इस प्रकार से जमा राशि पर ऋण। अब देखेंगे क्रेडिट कार्ड। बैंक
एक क्रेडिट कार्ड जारी करती है। उस क्रेडिट कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, उसके माध्यम से हम उससे खरीदारी कर सकते हैं। जैसे 1,00,000 रुपए हम 1,00,000 रुपए क्रेडिट कार्ड में डलवाते हैं, तो उससे 1,00,000 रुपए से हम कभी भी कहीं पर भी उससे खरीदारी कर सकते हैं। पेट्रोल पंप के पास, किराना दुकान में, किसी भी जगह उस कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं और उससे भुगतान कर सकते हैं। दूसरा है डेबिट कार्ड। यह डेबिट कार्ड होता है जिससे हम दूसरे खाते में पैसे हैं वो कहीं भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से हम पैसे दे सकते हैं। तीसरा है एटीएम। एटीएम होता है, बैंक हमें एक एटीएम कार्ड जारी करती है। अब कहीं पर भी एटीएम मशीन लगी हुई होती है, वहां हम जाके उस कार्ड को डालते हैं और जितने पैसे निकलवाने चाहते हैं वो निकलवा सकते हैं। एटीएम का ये कार्य है कि हमें एक तो जो नगद राशि होती है उसका गुम होने का डर नहीं रहता है, कोई चोरी होने का डर नहीं रहता है, तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। हम यात्रा में कहीं भी देश में किसी भी कोने में जाकर के उस कार्ड से पैसे निकलवा सकते हैं। अन्यथा पहले क्या होता था कि या तो पास में रखो पैसे, पास में रखें तो भी खतरा ज्यादा होता है। इस वजह से ये एटीएम सुविधा बहुत अच्छी है। इससे किसी धनराशि की चोरी होने का डर नहीं रहता है और आवश्यकता पड़ने पर देश में किसी भी जगह किसी भी कोने में हम रुपए निकलवा सकते हैं। चेक। बैंक हमें चेक बुक देती है। प्रत्येक जो अकाउंट होल्डर होता है उस अकाउंट होल्डर को उसके नाम से अलग अलग चेक देती है। 10 चेक, 20 चेक, 50, 100 चेक, जितने भी हम चाहते हैं उतने फॉर्म भरा जाता है। उस फॉर्म को भर करके हम चेक बुक ले सकते हैं। चेक बुक में क्या होता है कि हमें किसी को भुगतान करना है, किसी को रुपए देने हैं, तो उसका नाम लिख करके, तारीख डाल करके, कितना अमाउंट है वो लिख करके हस्ताक्षर करके दे देंगे। चेक में एक चेक होता है नगद आहरण और एक होता है अकाउंट पे। और जो चेक होता है उसके कोने पे हम ऐसी, ये मान लो चेक है, यहाँ ऐसी 2 लाइन डाल देते हैं, तो अब ये चेक है वो खाते में जमा होगा, अकाउंट में जमा होगा। ये नहीं डालते हैं तो हम जिस व्यक्ति का नाम होता है वो बैंक में जाकर के चेक से जितने रुपए का चेक होता है वो धन राशि उठा सकता है। हम कहीं वर्तमान में व्यापारियों के लिए चेक की सुविधा बहुत अच्छी है। जैसे सामान मंगवाया उसका चेक काट करके भेज देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे एक तो जो राशि है वो इधर उधर ले जाने का लाने का वो सिस्टम वो लफड़ा नहीं रहता है और ये पारदर्शिता होता है एकदम। कोई मना नहीं कर सकता कि मैंने पैसे दिए नहीं, तो बैंक की डिटेल जो होती है वो सब जगह मान्य होती है। तो इस प्रकार से चेक काफी फायदेमंद होता है। चालू खाता, खाते 2 प्रकार के होते हैं, एक चालू खाता होता है, एक बचत खाता होता है।
चालू खाता व्यापारियों के लिए होता है जिनके पास ज्यादा रकम होती है, जिनको दिन में कई बार रुपए निकलवाने पड़ते हैं और कई बार रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। उनकी इसमें कोई बाध्यता नहीं, हम दिन में कितनी बार रुपए जमा करवा सकते हैं और एक दिन में कई बार रुपए निकलवा सकते हैं। इसमें काफी ट्रांजैक्शन हो सकता है, कितने भी रुपए डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया चालू खाता। अब है बचत बैंक खाता। ये बचत बैंक खाता क्या होता है? ये मान लो कम इनकम वाले लोग हैं, जिनकी इनकम कम होती है, वो बचत बैंक खाता खुलवा लेते हैं। वो महीने में उनके पास जितने रुपए होते हैं वो जमा करवा देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वापस निकलवा लेते हैं। इसमें 6 महीने तक कोई लेन देन नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें हम 6 महीने तक एक बार लेन देन करना पड़ता है। अगर 6 महीने तक लेन देन नहीं किया तो हमारा जो खाता है वो साइलेंट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसको वापस दोबारा से शुरू करवाना पड़ेगा। तो बचत बैंक खाता मध्यम वर्ग के लिए है, निम्न वर्ग के लिए है। इसमें कुछ राशि हाथ में आती है, इनकम होती है, वो डालते जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर वापस निकाल लेते हैं। आवर्ती जमा खाता। यह है एक ऐसा खाता है जिसमें हम रुपए जमा करवा देते हैं। जैसे हमने एक फिक्स रकम जमा करवाई, अब हमें जैसे प्रत्येक महीने लेनी है या प्रत्येक 6 महीने से लेनी है, 1 साल से लेनी है, उसमें से उसका जो ब्याज बनता है वो हम काम में ले सकते हैं। वो खाते में अलग जमा हो जाता है और मूल धनराशि वो शेष रह जाती है। इस प्रकार से यह लोगों के लिए ठीक है। पैसा एक बार जमा करवा देते हैं, उसके बाद उससे जो ब्याज होता है वो खाते में आ जाता है और वो लोग अपना कार्य चला सकते हैं। दूसरी है नियतावधि जमा खाते। दूसरे प्रकार के खाते ये होते हैं नियतावधि जमा खाते। इसमें क्या होता है कि जैसे एफडी वगैरह होती है, वो हमें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए जमा करवाते हैं। उस पे कितने प्रतिशत ब्याज होता है वो सरकार की ओर से पहले से दर्शाया हुआ होता है और एक निश्चित समय होता है कि इसको 5 साल बाद में ये परिपक्व हो जाएगी या 1 साल बाद हो जाएगी। हम जो योजना चाहें उसका लाभ ले सकते हैं। इसमें कई बीच में आवश्यकता होती है तो ब्याज दर है वो कम करके दे दी जाती है। ये हो गया जमावधि जमा खाता। दोबारा खाता खोलो। अब मान लो कोई बालक है, बालिका है, 10 साल की है, 10 साल को 18 साल की नहीं है, वो नाबालिग है, तो 10 साल से ऊपर जो बालक बालिकाएं हैं वो वो अपना खाता खुलवा सकते हैं और उनका लेन देन वही कर सकते हैं। यह 10 वर्ष से अधिक।
10 वर्ष से अधिक एवरेज के खाते का खाता खुलवा सकता है और वो लेन देन में अपनी मर्जी से कर सकता है। यानी 10 साल से ऊपर एवरेज है लेकिन 18 साल का नहीं हुआ है तो भी वो खाता खुलवा सकता है अपनी इच्छा अनुसार। वो सर्विस अपने खाते का मालिक है। अब है बैंकिंग प्रौद्योगिकी। अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग प्रौद्योगिकी। बैंकिंग प्रौद्योगिकी क्या है? यह बैंक के अंदर हम जो धनराशि जमा करवाते हैं, बैंक क्या करती है कि धनराशि लेती भी है और वापस पब्लिक को ऋण भी देती है। तत्काल सकल निपटान। आरटीजीएस तत्काल सकल निपटान आरटीजीएस। इसमें क्या होता है कि जैसे कितने रुपए देने हैं क्या है, ये एकदम तत्काल निर्णय ले लेते हैं। इसमें समय व्यतीत नहीं करते हैं और निपटान कर देते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक विधि अंतरण। NEFT राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय अंतरण NEFT। यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक है, हमारा जो मोबाइल होता है उसमें एक ऐसा सिस्टम है कि हम मोबाइल से किसी भी खाते में यहाँ बैठे बैठे रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। हमें कहीं बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। हम इसका कार्य जैसे बैंक में लाइन में नहीं लगना पड़ता है, चेक नहीं भरना पड़ता है, सीधा अपने मोबाइल से दूसरे के खाते में रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। उसको कहते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक विधि अंतरण। तीसरा इंटरनेट बैंकिंग। यह नेट के द्वारा इंटरनेट बैंकिंग की होती है। इसको नेफ्ट भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ एक फॉर्म भर के खाते में पैसे डाल के किस खाते में पैसे डालने हैं वो बैंक के द्वारा नेफ्ट करवा देते हैं।
इंटरनेट बैंकिंग, तो उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं, ये भी तब अच्छी है, इसमें समय नहीं लगता है, फटाफट काम हो जाता है। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग हम मोबाइल के द्वारा लेन देन कर सकते हैं। किसी बाजार में जाते हैं, अपने मोबाइल से उसके खाते में ट्रांसफर पैसे कर देते हैं। कहीं भी जाते हैं कि रुपए की आवश्यकता है, मोबाइल से फट करवा देते हैं, मोबाइल रिचार्ज करवा देते हैं। तो किसी भी दुकान में आजकल तो प्रत्येक दुकान में ये मोबाइल से हम पैसे डलवा सकते हैं। इस प्रकार से यह बैंकिंग प्रौद्योगिकी, तत्काल सकल निपटान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक बिल यंत्रण, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। अब परीक्षा में विद्यार्थी परीक्षा में कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बैंकिंग प्रौद्योगिकी क्या है, तत्काल सकल निपटान क्या है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक विधि अंतरण क्या है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, मोबाइल बैंकिंग क्या है। तो इसमें प्रत्येक लाइन में दो दो प्रश्न बना सकते हैं हम, इसलिए इसको हम ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर चाहे कितने भी प्रश्न बनाओ उसका जवाब हम ठीक से पढ़ेंगे तो आराम से दे सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों गद्य पाठ को दोबारा पढ़ना। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।